Good morning, everyone. Now I am going to start the session. I will go through the session and section-wise, I will give opportunity to give the, you can ask the question so I can clear the doubt. Okay? So I'm going to start. Thank you. तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे I just want to add on that we'll be taking questions after every section. So children, please feel free to clarify all your doubts, and I'm sure Ms. Tripathi will be happy to answer all your questions. ठीक है बच्चे, तो हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे पेपर में और आपको जहां भी डाउट हो उस डाउट को आप लिखते जाइएगा। तो ईच सेक्शन के एंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो एंड आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का जो हमारा सिलेबस है, जो फुल वेटेज उस पे आता है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अपठित बोध, अपठित बोध मतलब अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो है वो 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं और ईच पैसेज, ईच गद्यांश जो है वो हमारा 200 शब्दों का होता है। वेटेज है यहाँ पे हिंदी का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अपठित बोध मतलब हमारा अपठित गद्यांश, जो कि 200 शब्दों का एक गद्यांश होगा और हमें 2 सॉल्व करने होते हैं 14 मार्क्स के लिए। फिर है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण जो है वो 16 अंक के लिए आता है और 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। फिर है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमारी हिंदी स्पर्श, गद्य और पद्य खंड है और संचयन जो हमारी पूरक पुस्तिका चलती है। फिर है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन जो है वो 22 अंक के लिए बोर्ड्स में आता है। इसमें 6 रचनात्मक लेखन है, जिसमें से हमें 5 करने होते हैं। बोर्ड शीट पे आती हूँ। ये हमें बोर्ड एग्जाम के दिन हमें बोर्ड आंसर शीट मिलती है लिखने के लिए। ये आपको 10 o'clock पर दे दी जाती है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी होती है। तो आप इसमें अपना रोल नंबर फिल करोगे, पेपर सेट नंबर आप डालोगे, स्कूल कोड डालोगे, सेंटर कोड डालोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है राइटिंग मीडियम। तो राइटिंग मीडियम आप रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, इंग्लिश है, सोशल है, साइंस है, मैथ्स है, उसमें हम इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन हिंदी के पेपर में हमें राइटिंग मीडियम हिंदी लिखना होता है, क्योंकि हम अपना पेपर हिंदी में लिख रहे हैं। तो ये जो शीट होती है इसको बहुत ध्यान से भरिएगा, बिना कोई गलती किए। इसके लिए आपको आराम से 15 मिनट मिलते हैं, आप उसको भर के ध्यान से फिल करिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर पे। आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपको 10:15 पर पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जब आपको पेपर मिलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जो 15 मिनट्स हमारे होते हैं उसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से रीड करिएगा। इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन आप अपने मन में ध्यान कर लीजिएगा कि आपको ये पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे बोर्ड के हमें डॉट भी नहीं लगाना होता है, उसमें हम ना पेंसिल यूज कर सकते ना पेन यूज कर सकते। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कई बार क्वेश्चन जो होता है ट्विस्टेड होता है और उसका कुछ और ही अर्थ निकाल कर आंसर गलत लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पे पूरा फोकस करना है। 15 मिनट्स बहुत आराम से उसको ध्यान से पेपर पढ़िएगा और उसी समय पर आपको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन में जो MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी। और इसके अलावा जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो क्या पूछा गया है, उसमें क्या उत्तर लिखना है, इसकी रूपरेखा भी आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी। इसके बाद आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में जो आपका
जो भी आप पार्ट उसमें अटेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि सब में विकल्प होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैसे और क्या लिखना है। इसके बाद क्या होता है कि जब 10:30 पे आप आंसर शीट खोलते हो, तो उस समय पर आप सबसे पहले क्या करो कि आंसर शीट का लास्ट पेज जो होता है उसको ओपन करके उस पे लिखो रफ वर्क। रफ वर्क लिखने के बाद आप उसी मिनट फर्स्ट 5 मिनट्स में एक रूपरेखा बना लो कि क्रिएटिव राइटिंग में अगर आप विज्ञापन करने जा रहे हो तो आप उसमें क्या-क्या लिखना है, अगर आप कहानी लेखन करने जा रहे हो तो क्या-क्या लिखना है। ये सारी रूपरेखा विदिन फर्स्ट 5 मिनट्स में आप बना लो, फिर आप पेपर करना स्टार्ट करो। तो जब हमारे पास 3 घंटे का समय है और 4 सेक्शन अटेंड करने हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे? सेक्शन 1 जो है उस पे हमें 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 30 मिनट्स मतलब आपको सेक्शन ए में 2 अपठित गद्यांश मिलते हैं। आपने रीडिंग टाइम में उस अपठित गद्यांश को पढ़ा हुआ है, उसी को दोबारा पढ़ के और उसके आंसर आपको लिखने हैं। 30 मिनट्स में आपको 2 अपठित गद्यांश खत्म करने होते हैं। फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है हमारा ग्रामर सेक्शन है, जहाँ पे 20 में हमें 16 क्वेश्चन करने होते हैं और 1-1 मार्क के करने होते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली वो डेफिनेशन पे होते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन होती है, मतलब उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो ये पार्ट खत्म करने के लिए आप 30 मिनट से ज़्यादा बोर्ड में नहीं स्पेंड करेंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आपका जो क्रिएटिव राइटिंग है वो पार्ट छूट सकता है। तो 30 मिनट्स आप पूरी तरीके से ग्रामर पे स्पेंड करेंगे। इसके बाद सेक्शन 3 जो हमारा पाठ्य पुस्तक का है और पूरक पुस्तिका का है, उसके लिए आप बोर्ड में 40 मिनट्स अलॉट करेंगे। 40 मिनट्स में आपको क्वेश्चन आंसर्स खत्म करने होंगे, जिसमें आपका स्पष्ट गद्य खंड के 3 प्रश्न, स्पष्ट पद्य खंड के 3 प्रश्न और संचयन के 2 प्रश्न। इतना आपको लिखना होगा, 40 मिनट्स में खत्म करना होगा। फिर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। ये पार्ट जो होता है ये इसमें हमें सोच कर लिखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे आप 1 आवर 10 मिनट्स खुद को अलॉट करोगे और इसमें भी जो आपका अनुच्छेद लेखन आया है उसके लिए 15 मिनट, पत्र लेखन के लिए 15 मिनट, ईमेल लेखन के लिए 15 मिनट। 15 मिनट मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये हमारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगर हम इसमें कोई भी गलती करते हैं तो हमारे ज़्यादा अंक जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन, जिसके लिए हम 10-10 मिनट देंगे। तो इस तरीके से आप पूरा पेपर जो है वो 2 आवर्स 50 मिनट्स में खत्म कर दोगे। 10 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं, तो आप उसमें एक बार पूरी आंसर शीट लिखने के बाद क्रॉस चेक करिएगा कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस आपका छूट गया है या आप पूरा नहीं कर पाए हो, तो लास्ट 10 मिनट्स में उसको पूरा करो। राइटिंग टाइम 3 घंटे का जो समय है हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि हमें कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। अगर आप ये एक बात कहते हो कि हमारे पास समय नहीं बचा और हम प्रश्न को छोड़कर आ गए हैं, तो वो जो आपके मार्क्स होते हैं वो ज़ीरो में ही बदलते हैं। जहाँ आपको चांस होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मिलने का, वहाँ आपको ज़ीरो ही मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर पेपर अटेंड करिएगा, और जब भी आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो या बोर्ड पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम चीज़, सेम प्रैक्टिस आप अपने यूज़ में लेके आओ कि आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है और उसके बाद 3 आवर्स के अंदर आपको फुल पेपर कंप्लीट करना है। जब आप ये प्रैक्टिस बार-बार करोगे तो बोर्ड में आपका पेपर नहीं छूटेगा और फुल 3 आवर्स आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो ये तो था कि टाइम ब्रेक, कि आप कैसे आप एक-एक उसको आप अच्छे से कर सकते हो, आप पूरा पेपर आप जिससे अटेंड कर पाएँ। तो टाइमलाइन का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है हिंदी के पेपर में स्पेशली, क्योंकि हिंदी लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है इंग्लिश के तुलना में। चलिए, अब मैं चल रही हूँ सेक्शन 1 की ओर। प्रियंका, एक यस क्वेश्चन मैम। है। एक बच्चे ने पूछा है कि जो आपका जो फर्स्ट शीट था उसमें सब कुछ हिंदी में लिखना है, इवन द नेम्स एंड ऑल? नो मैम, एवरीथिंग इंग्लिश में लिखा जाएगा, लेकिन राइटिंग मीडियम जो है वो हम हिंदी लिखते हैं, मतलब इंग्लिश में ही HINDI लिखते हैं, बट परफेक्ट। उसको हिंदी लिखते हैं।
I think एक प्रश्न. राइटिंग मीडियम ये चेंज होता है, लेकिन इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, हिंदी में नहीं लिखते हैं. Yeah. So I hope this question has been answered. हाँ, क्योंकि हमारा स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम है, तो हम इंग्लिश में ही भरते हैं. Perfect. अब आ रहे हैं हम सेक्शन 1 पे, कि सेक्शन 1 जो होता है हमारा 30 मिनट्स हमें उस पर स्पेंड करने हैं और 14 मार्क्स के लिए हमें लिखना है. तो जो बोर्ड है सीबीएसई की तरफ से जो हमें सिलेबस मिला है, उसमें क्या वो लिखते हैं कि अपठित गद्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, इस पर आधारित बहुविकल्पीय अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं. तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो रीडिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए. मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले मिनिमम 10 प्रश्न पत्र करके जाइए घर से, और रीडिंग टाइम, अपनी रीडिंग कैपेसिटी को अच्छा करिए, क्योंकि 200 वर्ड्स का अपठित गद्यांश होता है. एक आपको पढ़ के उसको समझ के उत्तर भी लिखना होता है, और उसके लिए आपके पास एक अपठित गद्यांश करने के लिए 20 मिनट से ज्यादा तो हम किसी भी उसमें नहीं स्पेंड कर सकते हैं, नहीं तो पेपर छूट जाएगा. तो अपठित जो गद्यांश होता है, जो आता है आपका, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. उसमें 200 शब्दों का होगा, और बहुविकल्पीय जो होंगे वो 3 होंगे, और 2 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे. अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है अपठित गद्यांश पढ़ते समय? पहले गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है? फुल फोकस के साथ पढ़िए, एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करिए. अगर मान लो तो आप लोगों को उसमें हर एक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपठित गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है, मतलब जो सेंटर आइडिया है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए. समझने के बाद आप एमसीक्यू करने के लिए क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद आप पैसेज में उसको आंसर को ढूंढकर करेक्ट आंसर आप कर लोगे. इसके बाद आता है 2-2 नंबर का प्रश्न, जो कि लघु उत्तर है. लघु उत्तर जो होता है, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं. क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना होता है, ना कि हमें अपठित गद्यांश से पैसेज को डायरेक्ट अपनी आंसर शीट पर उतार देना होता है. तो बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आंसर मिल रहा है, 10 लाइन्स हमें मिल रही है, तो हम 10 लाइन्स लिख देते हैं. तो 10 लाइन्स लिखने के बाद क्या होता है, एक तो आपका वहां पे उत्तर गलत हो जाता है, प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं रह जाता है. दूसरा, आपका टाइम जाता है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, उसके लिए अगर आप 10 लाइन लगा रहे हो, लिख रहे हो, तो मानी बात है कि आपका पेपर छूटेगा. तो आपको टू द पॉइंट करेक्ट आंसर लिखना है 2 मार्क्स के लिए, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कन्वर्ट करोगे, ठीक है? और अगर अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2-3 बार पढ़ना. आपको एटलीस्ट केंद्रीय भाव तो समझ में आ ही जाएगा कि गद्यांश का क्या है, ठीक है? और उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए आप गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे. लेकिन 2 नंबर के लिए आप जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, और आंसर जो है आपका 3 या 4 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 अंक का है तो 25 to 30 मार्क्स, ठीक है? चलिए, आप लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं मैं वो बता दूं. गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है. अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी प्रेडिक्ट करके अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख देते हैं. उससे क्या होता है कि वो आंसर गलत हो जाता है. फिर तीसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि पैसेज अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और उसका आंसर लिखने में कभी-कभी बच्चे आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं, तो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पैसेज ही आंसर में उतारने की कोशिश करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि टाइम आपका ज्यादा लगता है, और इसके कारण आपका जो आगे का प्रश्न पत्र है वो छूट जाता है. और अंकों के अनुसार प्रश्न का उत्तर लिखना बहुत जरूरी होता है. अगर 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है और आप उसको सिर्फ 1 अंक के लिए एलैबोरेट कर रहे हैं, तो वहां आपके अंक कट जाते हैं. तो इसलिए अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर के प्रश्न के लिए कम से कम 25 to 30 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए, और आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए. कॉम्प्रिहेंशन में हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि जब भी आप प्रश्न पत्र जो सैंपल पेपर या लास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स का अपठित गद्यांश कर रहे हैं, उसको करते समय भी आप टाइम लाइन फॉलो करेंगे, 15 मिनट्स. इसके बाद जैसा उसका क्वेश्चन का नंबर है, 1 नंबर के लिए है, 2 नंबर के लिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे.
और लिखने का अभ्यास करेंगे, बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। कभी भी वर्बल केवल क्वेश्चन पेपर देखकर हाँ हाँ ये आंसर है इसका और मैंने टिक कर दिया, उससे क्या होगा, उस समय आप विद इन 10 मिनट में या 5 मिनट में प्रैक्टिस करते समय आप पेपर खत्म कर लोगे। लेकिन जब बोर्ड में आप लिखोगे तो वहां पर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो बार बार लिखने का अभ्यास करें, ये बहुत जरूरी है हिंदी के पेपर के लिए कि लिखने का अभ्यास होना चाहिए। मैम यहाँ पर अगर कोई प्रश्न है तो बच्चे पूछ सकते हैं सेक्शन 1 के लिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेक्शन 2 पर मूव करूंगी। Students, any doubts? Any clarification required? प्रियंका, I think आप आगे बढ़ सकते हो because questions aren't there, कोई प्रश्न नहीं, किसी ने नहीं पूछा। ओके, फिर आता है हमारा सेक्शन 2, जिसके लिए हमने राइटिंग टाइम में अपने 30 मिनट्स अलॉट किए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड में, ये किस पर बेस्ड है? अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, नॉलेज पर बेस्ड है, एप्लीकेशन पर बेस्ड है, और ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क ही कवर करता है। ठीक है, मैंने हिंदी में बोध और भाषिक समझना लिखा था, उसको मैंने इंग्लिश मीनिंग लिख दिया जिससे आप लोग समझ सके कि अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है एंड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे 4 पार्ट्स आते हैं। एक है पदबंध, तो पदबंध से जो प्रश्न हमारे आते हैं वो है, इस साल बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, तो परिभाषाएं आ सकती हैं, और इसका एप्लीकेशन मींस वाक्य में आपको एक सेंटेंस दिया जा सकता है और उस सेंटेंस को आप उसमें क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध कैसे छाटोगे, या फिर आपको रेखांकित दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि वो क्या है, या फिर उसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो यहाँ पदबंध में आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण जो है, इससे आपकी परिभाषाएं आ सकती हैं, सरल वाक्य की, संयुक्त वाक्य की, मिश्रित वाक्य की परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। पहचान क्या है ये पूछा जा सकता है। वाक्य रूपांतरण क्या होता है ये पूछा जा सकता है। वाक्य के घटक क्या है, या वाक्य के अंग क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप सरल वाक्य की पहचान एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए, तो वहां पर आपको एक उदाहरण लिखना होगा, या फिर आपको वाक्य रूपांतरित करने को आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न इस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण से इस तरीके के प्रश्न आएंगे। फिर आता है समास। समास में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, समास को पहचानना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन से समास की क्या पहचान है, उसकी क्या परिभाषा होती है, और उसका विग्रह कैसे किया जाए। तो इससे जो प्रश्न हमारे आ सकते हैं, इस बार समास की परिभाषा पूछी जा सकती है, समास विग्रह करने को आ सकता है, और कोई एक समास दिया जा सकता है कि वो कितने तरीके से विग्रह हो सकता है, अलग अलग तरीके से, और वो उसका भेद लिखने को आ सकता है। तो ये आपके इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे, मुहावरे जो है बच्चों के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो उसको समझ के याद रखना, उसका प्रयोग करना जो होता है वो उनको थोड़ा कठिन लगता है। बट मुहावरे से जो आपके बोर्ड में प्रश्न आ सकते हैं, या तो आपको मुहावरे का अर्थ लिखने को आएगा, या तो मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करने को आएगा। तो आइए जानते हैं कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं डिफिकल्टीज को। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप पहले सबसे आपको करना क्या है कि आपकी जो ग्रामर की बुक है या आपको जो क्लास नोट्स दिए गए हैं, उससे आप लोग अच्छे से व्याकरण की हर एक चीज को पढ़ेंगे कि व्याकरण में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनकी परिभाषा क्या है, उनकी पहचान क्या है, उसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से उसका डीप नॉलेज, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप क्लास में जो वर्कशीट्स प्रोवाइड होती हैं उसको कर सकते हैं। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर्स ले सकते हैं। इस साल बहुत सारे सैंपल पेपर्स आए हैं,
तो वो सैंपल पेपर्स आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन जो है किस किस तरीके से आ सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेंड करते हैं, सपोज आपके एग्जाम में परिभाषा पूछी गई है, बच्चे क्या करते हैं, अपने शब्दों में परिभाषा को लिख देते हैं, तो वहां पर आपको नंबर नहीं मिलता है बोर्ड्स में। आपको क्या करना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि परिभाषा की मुख्य पहचान क्या है, किताब में या बुक में जहां से आपने पढ़ा है उसका कीवर्ड क्या दिया गया है, वो कीवर्ड आपकी परिभाषा में आना चाहिए, अन्यथा आपको क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा। और जब भी आप परिभाषा लिखते हैं तो उसके साथ आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि केवल परिभाषा पूछी गई है तो परिभाषा ही लिख दी और खत्म कर दिया, या बहुत लंबी परिभाषा लिख दी अपने शब्दों में, वो भी नहीं करना है। करना क्या है कि जो आपकी किताब में परिभाषा दी गई है उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको मैक्सिमम 2 लाइन्स में डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसका उदाहरण जरूर देना है, ठीक है। मुहावरों के लिए क्या करना है, मुहावरे आप देखिए, मुहावरे जो बोर्ड्स में आते हैं उसमें 80% मुहावरे जो हैं वो हमारी एनसीईआरटी बुक जो स्पर्श और संचयन है उसी से आते हैं। केवल 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स कहीं से भी पूछे जाते हैं। तो 80% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बुक स्पर्श और संचयन से कवर होते हैं। तो आपके जो चैप्टर्स में जो भी मुहावरे आए हैं, चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो संचयन हो, उसको आप लोग याद कर लेंगे और उसका अर्थ समझकर उसको वाक्य में प्रयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि हर मुहावरे का अलग अर्थ होता है, वो अलग सिचुएशन में यूज होता है। तो इस चीज को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस खंड में पूरे नंबर लाने के लिए। तो इस चीज की प्रैक्टिस करना आप लोगों को बहुत जरूरी है। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी कि लिख लिख के अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में लिखने में समय जाता है। तो आप लोग अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका वहां पर बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट जो है वो, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है सेक्शन 2 में स्पेशली। अब आती हूँ मैं बोर्ड के पेपर में बच्चे क्या देते हैं इसमें। प्रियंका सॉरी, 2 क्वेश्चंस है यहाँ पर। एक तो आप यस, कोई बुक सजेस्ट कर सकते हो, वन इज इफ यू कैन सजेस्ट एनी बुक। फॉर ग्रामर। हाँ, आई थिंक वही पूछ रहे हैं क्योंकि सिर्फ बेटा पूछा है कि विच इसके लिए आप लोगों को स्कूल की तरफ से रेफरेंस बुक मिली हुई है, अरिहंत बुक, वो मोर देन इनफ है यूज करने के लिए, ग्रामर के लिए। और दूसरा प्रश्न है, क्या मुहावरे एंड मुहावरे सिर्फ स्पर्श एंड संचयन चैप्टर से आएंगे कि कहीं से भी आ सकते हैं? नहीं, बोर्ड ने इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं दिया है कि मुहावरे कहाँ से आएंगे। लेकिन जब हम लोग अपने बोर्ड पेपर्स को रिव्यू करते हैं लास्ट 10 इयर्स के, तो 80% जो मुहावरे होते हैं ज्यादातर वो कवर एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। तो अगर तो आपको देखिए 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 5 में से 4 करने होते हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप कर सकते हो। प्रियंका मैम और वही प्रश्न हम्म प्रियंका वही प्रश्न एक बच्चे ने पूछा है कि अगर वो सारे 5 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो क्या बेस्ट ऑफ 4 लिया जाएगा कि 4 करेक्ट आंसर्स लिया जाएगा? मैम बोर्ड में हम बेस्ट ऑफ 4 लेते हैं। अच्छा, तो इवन अगर उन्हें 4 प्रश्न आंसर करने हैं, अगर वो सारे 5 करते हैं, तो दे हैव अ बेनिफिट, राइट? दे हैव बेनिफिट, बट इसके लिए फिर उनको अगेन राइटिंग स्पीड पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम 16 की जगह 20 प्रश्न कर रहे हैं तो फिर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। करेक्ट। हम्म, तो आई ठीक थिंक, है। अच्छा, और एक और प्रश्न है कि अरिहंत बुक में काफी सारे गलत आंसर्स दिए गए हैं, तो कहाँ से और कैसे वो क्रॉस चेक और वेरीफाई कर सकते हैं? दे कैन क्रॉस चेक विद ओन सब्जेक्ट टीचर, क्योंकि मैम कोई भी बुक हिंदी की अभी पूरी तरीके से सही नहीं होती है। और यहाँ पे हिंदी की हमें बुक्स जो भी मिलती है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहती हैं। तो बेटर होता है कि जहाँ पे भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो अपने हिंदी टीचर से जाकर चेक कर सकते हैं।
ग्रेट। बस आई डोंट थिंक और कोई प्रश्न है, मे बी यू कैन कंटिन्यू, एंड जैसे प्रश्न आएंगे हम पूछते जाएंगे। आप ठीक है। अब आप लोग को बेटा ध्यान क्या रखना है, मैं अभी इसी सेक्शन पे थी। आप लोग गलती बच्चे क्या करते हैं, जो हमने बोर्ड एग्जाम कॉपियां चेक करते समय ऑब्जर्व करते हैं, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन प्रिंट होके आता है, क्वेश्चन नंबर अगर वो रोमन में है तो रोमन में, अगर वो हिंदी अल्फाबेट्स में तो हिंदी अल्फाबेट्स में, आपको क्वेश्चन नंबर एज इट इज ही लिखना होता है। आप अपने मन से उस क्वेश्चन नंबर को चेंज नहीं करेंगे, और इन दिस फ्लो यू विल अटेंड द पेपर। ठीक है, कहीं पर भी आप क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं करेंगे, कहीं पर भी आप सब क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं करेंगे, उसको सही लिखना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब मैं सेक्शन 3 पर मूव कर रही हूँ, क्योंकि सेक्शन 2 में मैम और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? और कोई नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैं सेक्शन 3 पर जा रही हूँ। सेक्शन 3 जो है आपका बेटा 11 प्लस 11 प्लस 6, 28 मार्क्स इसका कवर होता है बोर्ड्स में। 28 मार्क्स में 11 मार्क्स हमारा स्पर्श गद्य खंड से होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा और 1 मार्क के क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। यहाँ पे आपका एमसीक्यू है, आप पैसेज पढ़कर क्वेश्चन को समझकर आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे आप लोग करते हो कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है उसको आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। ध्यान से पढ़िए, और जो वर्ड, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको आप अपने चैप्टर कॉन्सेप्ट से जोड़िएगा, कि आपके जो आपने पाठ पढ़ा है उसका उद्देश्य क्या था, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आप लिखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं और बच्चे अपनी मर्जी से ये अच्छा ये सही लग रहा है इसको टिक कर देते हैं। नहीं, जो गद्यांश दिया गया है उसका उद्देश्य समझकर उसके आधार पर प्रश्नों को उत्तर लिखिएगा। क्योंकि एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, समझकर सही उत्तर को समझ कर लिखिएगा। ठीक है, फिर आता है गद्य खंड। तो गद्य खंड में आपके 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 3 आपको करने हैं। इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। लास्ट ईयर तक 3 अंक के आते थे। फिर है काव्यखंड। काव्यखंड में भी आपका जो बहुविकल्पीय है वो 5 अंक के लिए आता है, और 2-2 अंक के आपको 3 प्रश्न लिखने हैं जो कि काव्यखंड से है। फिर है स्पर्श पाठ्य पुस्तक। स्पर्श पाठ्य पुस्तक से आपके 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको 3-3 अंक के करने होते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पेपर में, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, एक जर्नलाइज आंसर लिखते हैं। तो एक, अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका कीवर्ड क्या होना चाहिए, उसको बिना समझे जब आप लिखते हैं तो क्या होता है कि आपको पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान में तनाव मुक्त होने के लिए कौन सी परंपरा प्रचलित है। फिर है भूतकाल और भविष्य की उलझन से बाहर आने के लिए यह प्रयास कितना कारगर है। फिर है भारत में तनाव मुक्त होने के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, उसके बारे में अपने विचार लिखिए। तो अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन 1, 2, 3 पार्ट्स में स्प्लिट है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एक ओवरऑल आंसर लिख देते हैं, बिना ये ध्यान दिए कि ईच सेक्शन का आंसर हमारी आंसर शीट पे होना चाहिए, तभी हमें उसके अंक मिलते हैं। तो कौन सी परंपरा प्रचलित है, पहले इसका उत्तर देना है। फिर भूत और भविष्य की उलझन से बाहर आने के लिए प्रयास कितना कारगर है, इसका उत्तर देना है। फिर भारत में देखिए अभी क्या है, जो हमारे स्पर्श बुक है उसमें हर एक चैप्टर का एक उद्देश्य है। सो उस उद्देश्य पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत में तनाव मुक्त होने के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, उसके बारे में विचार लिखिए। तो वो पद्धति क्या है, वो आपको सोच कर लिखना है, वो आपके चैप्टर में नहीं दिया गया है, बट आपको कोरिलेट करना है करंट सिचुएशन से कि इंडिया में ऐसा क्या है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, तो उसको आप सोचेंगे और उसके बारे में अपने विचार लिखेंगे। तो ध्यान क्या रखना है बोर्ड में कि क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स में स्प्लिट है, ईच पार्ट का आपको आंसर जरूर लिखना है। आंसर आपका टू द पॉइंट होना चाहिए
और क्योंकि ये 2 अंकों के लिए है तो आप 4-5 लाइन से ज्यादा लाइंस नहीं लिखेंगे। कोशिश करेंगे जो वर्ड लिमिट है 25 टू 30 वर्ड्स उस पे आप लोग फोकस करेंगे। बहुत लंबे आंसर नहीं लिखेंगे। अगर बहुत लंबे आंसर लिखते हैं तो आपको क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए समय कम पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है ईच क्वेश्चन में कि उसको कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, 1 पार्ट में है, 2 पार्ट्स में है या 3 पार्ट्स में है, और हर एक पार्ट का आंसर लिखना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया है कि लेफ्टिनेंट ने ऐसा क्यों कहा कि वजीर अली इंसान है या भूत, उसके पीछे उनका कौन सा दर्द छिपा हुआ था, कारतूस पार्ट के आधार पर लिखिए। तो अब आपको पहले पार्ट का आंसर लिखना है, फिर सेकेंड पार्ट का आंसर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि परिवार के अनुभवी लोगों द्वारा दी गई सीख बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होती है। आपके स्पष्ट पाठ्यक्रम में कौन से पाठ और पात्रों के माध्यम से ये कथन सिद्ध होता है। तो आपको पहले तो आपको ये समझना है कि ये आपकी बुक के कौन से चैप्टर से आया है, उसका नाम लिखना है और किन पात्रों के माध्यम से दिया गया है। तो थोड़ा सा ही आप आंसर को एलाबरेट करेंगे, लेकिन जो भी आपका सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा गया है हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पूरी धरती को हड़पना शुरू कर दिया। मनुष्य के इस स्वार्थ को किसे और कैसे नुकसान हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रश्न कहाँ पे है, सेकेंड पार्ट में है, किसे और कैसे नुकसान हो रहा है। इसे अब कहाँ किसी दुख होने वाले पार्ट के आधार पर लिखिए। तो क्वेश्चन को समझकर आंसर लिखना है, ये नहीं है कि आपने जो कुछ भी घर से रटा है उसको आपने आकर यहाँ पर लिख दिया, नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नहीं लिखते हैं तो वहां चांसेस आपके घट जाते हैं कि आपको पूरे अंक मिले। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जो हमारा काव्य खंड है उसमें भी सेम पैटर्न है। क्वेश्चन को समझकर उत्तर लिखिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कर चले हम फिदा कविता में कहाँ पर खून की रेखा बनाने की बात की गई है, राम और लक्ष्मण किसे कहा गया है और क्यों, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश दिया गया है। तो ये कविता जो है देशभक्ति पर आधारित है। तो इस कविता में क्या है, पहले तो हम कविता के आधार पर दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, फिर वो संदेश भी लिखेंगे जो युवा पीढ़ी के लिए दिया गया है, तब जाकर ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग बोर्ड में जब रीडिंग टाइम यूज करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस, वहां पर ये जरूर समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं करिए कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया और चैप्टर से रिलेटेड आपने कुछ और लिख दिया, तो आपको वहां पे नंबर अलॉट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है, मनुष्यता और तोप कविता का कौन सा संदेश हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकता है। अब मनुष्यता कविता जो है हमें क्या संदेश देती है और तोप हमें क्या संदेश देती है, दोनों को समझकर आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है कि आप उस संदेश को अपने लिए कितना प्रेरणादायक मानते हैं और अपने विचार लिखिए। तो जहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका आ जाता है, जहाँ पे आपको अपने थॉट लिखने होते हैं, वहां पर आप हमेशा पॉजिटिव थॉट लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान हमेशा रखना कि आपका उत्तर हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक उत्तर नहीं लिखेगा। फिर है, कौन सी कविता में कवि विपदाओं से नहीं भागना चाहता है, भगवान से उसे सामना करने की शक्ति मांगता है। ठीक है, आपको यह प्रार्थना गीत किस प्रकार से अलग लगा, तो क्यों ये अलग है अन्य प्रार्थना गीतों से। ठीक है, आप प्रार्थना के अलावा किस भक्ति में विश्वास करते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका ओपन एंडेड है, आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। तो हमेशा जब भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ध्यान में रखने जरूरी है। आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज करें, लेकिन बहुविकल्पीय के लिए आपको हमेशा और हमेशा अपनी एनसीईआरटी बुक को ही फोकस में रखना है। एनसीईआरटी बुक में जो कुछ दिया गया है वही सही है। ठीक है, क्योंकि आंसर की उसी के अकॉर्डिंग बनती है, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। रेफरेंस बुक आपकी सपोर्ट के लिए है, लेकिन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पे फुल फोकस करना है, वहां से बाहर आपको नहीं जाना। फिर है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वतीय क्षेत्र की अनेक विशेषताओं के बारे में बताया गया है, वहां के दृश्य बहुत मनोहारी होते हैं। अपने अनुभव और कविता के आधार पर पर्वत प्रदेश के मनोहारी दृश्य का वर्णन करिए। जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको कविता का केवल पहला जो खंड है वो लिखना है।
जहाँ कवि जो है पर्वतों को देख रहा है, बाकी और कुछ यहाँ पर विश्लेषण नहीं करना है, कुछ और नहीं लिखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आपको आंसर कितना लिखना है और ईच सेक्शन का आंसर लिखना है। ये चीज ध्यान में बहुत रखनी है। अगर आप कोई भी पार्ट छोड़ते हैं तो उसके नंबर आपको अलॉट नहीं होते। अब मैं आ रही हूँ संचयन पे। संचयन जो है आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। जब आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पे बढ़ जाती है, 50 टू 60 वर्ड्स हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो संचयन से प्रश्न आते हैं, ज्यादातर वहां पे हमें अपने विचार लिखने होते हैं, ठीक है, या उससे हम क्या सीख रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर ज्यादा आते हैं। तो आप लोगों को अपने शब्दों में उत्तर अगर आप लिखते हैं तो उत्तर सकारात्मक लिखिएगा और पाठ के आधार पर लिखिएगा, तो आपको उसके लिए अंक मिल जाते हैं। हरिहर काका गूंगेपन के शिकार हो गए थे, खुली आंखों से आसमान निहारते रहते थे। गूंगेपन का शिकार होने का क्या अर्थ है और हरिहर काका के लिए इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो आपको पता है इस पाठ में हरिहर काका जो है अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, तो वो सिचुएशंस क्या थी, क्यों था, इस आंसर को आप प्रॉपर एलाबरेट करेंगे क्योंकि ये 3 अंक के लिए है और आपको 50 टू 60 वर्ड्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग को देखो ध्यान क्या क्या देना है जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको स्पर्श और संचयन, जैसा कि मैंने कहा कि एनसीईआरटी बुक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और हर एक पाठ के उद्देश्य को जरूर समझना है। उद्देश्य का अर्थ है जैसे कि अगर आप देखते हैं कि गद्य खंड और स्पर्श और संचयन में हर एक कहानी एक संदेश देती है। उस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, जैसे कि डायरी का एक पन्ना है, कर चले हम फिदा हैं, कारतूस है, ये सारी हमें देशभक्ति की भावना को हमारे अंदर बढ़ाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर झेन की देन देखें तो वो हमारे मानसिक तनाव को कैसे कम किया जाए उसके बारे में बात करती है। तो अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले जो है हमारे पर्यावरण से संबंधित बात करती है। तो हर एक पाठ का हमें उद्देश्य पता होना चाहिए, ठीक है। फिर संकेत शब्दों का ध्यान रखें। संकेत शब्द का अर्थ है कीवर्ड्स, कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपका आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। उत्तर प्रश्न के अनुसार लिखना है। मैंने फिर बोला कि जनरलाइज आंसर नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखें। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप पूरा उत्तर अगर लिखकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं सपोज, तो भी आप कीवर्ड्स लिखकर जरूर प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख कर अभ्यास करेंगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो सही होना चाहिए और व्याकरण नहीं हो गलत होना चाहिए। तो व्याकरण सही लिखना है, सेंटेंस सही लिखना है और कीवर्ड्स की स्पेलिंग गलत नहीं करनी। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है बोर्ड का पेपर अटेंड करते समय, ठीक है। देखिए बोर्ड आंसर शीट में मैं आपको एक आंसर शीट दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से प्रश्न संख्या को डाला गया है, प्रश्न संख्या के बाद जो सब क्वेश्चन नंबर है उसको डाला गया है और आंसर खत्म होने के बाद अंडरलाइन भी किया गया है। ये एक जरूरी चीज होती है जिससे कि आपका बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि हाँ बच्चे ने ये आंसर इतना लिखा है और ये खत्म हो गया है। तो ये क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है बोर्ड आंसर शीट में बहुत जरूरी होता है कि आप बहुत नीट एंड क्लीन लिखें, कटिंग नहीं करें और आंसर जो है सही और शुद्ध रूप से लिखें। शुद्ध रूप मतलब ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में मैं एक उदाहरण दिखा रही हूँ कि आप कैसे कीवर्ड्स पहचान सकते हो और कैसे आप कीवर्ड को अंडरलाइन कर सकते हो। कीवर्ड को अंडरलाइन करना होता है, पूरे आंसर को अंडरलाइन नहीं करना होता है। बच्चे जर्नल मिस्टेक करते हैं, आंसर लिखने के बाद उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो ये कीवर्ड है कि नहीं है, तो वो क्या करते हैं पूरे आंसर को अंडरलाइन कर देते हैं, जो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी कौन। तो देखिए जो प्रभु भक्ति के प्रयास से दूर है, सांसारिक विषयों में डूब गया है, वो क्या है, सुखी है। और जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है वो दुखी है। तो उस पार्ट को केवल अंडरलाइन करना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरे आंसर को आपने अंडरलाइन कर दिया। मैम यहाँ पे मेरा सेक्शन 3 खत्म हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों का तो वो पूछ सकते हाँ प्रियंका, 3-4 प्रश्न आए हैं। हैं। द फर्स्ट वन इज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ बुक्स रेकमेंड कर सकते हो?
मैम अभी बहुत सारे सैंपल पेपर्स आ गए हैं। ओसवाल का सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और न्यू पेपर पैटर्न। इसके बाद अरिहंत का ऑल इन वन का भी न्यू सैंपल पेपर्स आ चुके हैं। और इसके बाद अभी बहुत सारे सहोदया के प्री बोर्ड्स पेपर हो चुके हैं जो अकॉर्डिंग टू न्यू सैंपल पेपर्स हैं। सेल्फ स्टडी वेबसाइट है, उसके भी उसने भी न्यू सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि आप लोग ज्यादा भरोसा जो है वो सीबीएसई वेबसाइट पर करें। जो सीबीएसई वेबसाइट्स पर प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जेन्युइन है। लेकिन अवेलेबल अभी मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। और कोई क्वेश्चन मैम? हाँ प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू सेक्शन ऑफ स्पर्श, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें? नहीं, केवल 1 मार्क के आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? कैन वी आंसर द 2 मार्क्स क्वेश्चंस इन 2 पॉइंट्स? क्वेश्चंस में या हाउ डू दे नो कि कितने पॉइंट्स लिखना है, क्वेश्चंस के हिसाब से? हाँ, मैंने इसका आंसर पहले ही दिया था पर फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन जो है वो चैप्टर जो है उसको करंट सिचुएशन से रिलेट किया जाता है, फिर उससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आप इस स्लाइड में देखो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो आपको ध्यान ये देना है कि वो कितने सेक्शन में प्रश्न डिवाइड किया गया है। सॉरी। तो अगर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है तो ईच सेक्शन का आपको आंसर देना है। अगर आप जो क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको 2 पार्ट्स में आंसर देना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि केवल अपने वर्ड्स में लिखना है तो आप अपने वर्ड्स में पार्ट के आधार पर आंसर लिखेंगे। आप उस पार्ट को नहीं छोड़ेंगे जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली चीज। दूसरा, हिंदी में मैं कहती हूँ कि आप लोग पॉइंट वाइज मत लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि आपका जो आंसर है अगर वो कीवर्ड सही नहीं है तो वहां आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो बेटर होता है कि लिटरेचर में हमेशा हम पैराग्राफ में जाएं, उसको 3-4 लाइंस में आंसर लिखें और उसको प्रॉपर एलैबोरेट करें। ठीक है, कभी भी 2 पॉइंट्स में हमें आंसर नहीं देना चाहिए। प्रियंका, गलत स्पेलिंग्स के लिए कितने मार्क्स कटेंगे? मैम, गलत स्पेलिंग के लिए मार्क्स ऐसे तो नहीं कटते हैं, लेकिन हमारी कीवर्ड्स के स्पेलिंग सही होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए और भाषा सही होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को समझ में आए कि बच्चे ने क्या लिखने का प्रयास किया है। अगर वो नहीं समझ में आता है तो वहाँ अंक आधा अंक ऐसे कट जाता है। ओके, एंड वर्ड लिमिट कितना एक्सीड कर सकते हैं? वर्ड लिमिट कोशिश करिए कि नहीं एक्सीड करिए। 25 to 30 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो आप 40 तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सीड मत करिए। क्यों? देखो, यहाँ पर आपका वर्ड कोई काउंट नहीं करता है, लेकिन आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए और आंसर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 30 वर्ड्स के अंदर आपका आंसर इनकम्प्लीट है तो आप छोड़ देंगे क्योंकि वर्ड लिमिट हो गया। तो आंसर कंप्लीट करना है, वर्ड्स काउंट नहीं करने हैं। लेकिन आप 25 to 30 दिया गया है तो यू कैन राइट टिल 40 वर्ड्स। ठीक है, लेकिन आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक प्रियंका, है। 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए आर दे गोइंग टू आस्क अबाउट पोएट्स एंड ऑथर्स? नो। ओके, अगर पत्र लेखन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो क्या उसके लिए मार्क्स कटेंगे? मैम, अभी मैं क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन पे आई हूँ, मैं उसका आंसर वहीं पर दे दूंगी। ओके, आई थिंक ये इनको दोबारा कुछ दे हैव डाउट्स। आप दोबारा एक्सप्लेन करते, लास्ट सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। आई थिंक वो उनको कम समझ में सेक्शन आया 3 है। प्रश्न उत्तर। They've just said, please explain the last section, that is writing section. राइटिंग सेक्शन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेक्शन 4। Okay, perfect. अगर प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक में कोई डाउट है, देखो बेटा, यहाँ पे मैं फिर जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना, आप लोग सुन लो कि एक तो आपका आंसर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सबका उत्तर होना चाहिए।
उत्तर स्पेसिफिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जर्नलाइज आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, लिख लिख कर अभ्यास करिए जिससे आपके बोर्ड्स में स्पेलिंग एरर्स नहीं हो। अगर स्पेलिंग एरर्स होती है तो उसके नंबर कटते हैं। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको सही रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अभी आपका बोर्ड एग्जाम आने में 1 मंथ है नियर अबाउट। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आप डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए मैं सेक्शन 4 पे चलती हूँ। सेक्शन 4 जो है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, इसमें हमें 5 क्रिएटिव राइटिंग्स करनी कंपलसरी है। जिसमें पहला है हमारा अनुच्छेद लेखन, दूसरा है हमारा पत्र लेखन, तीसरा है हमारा सूचना लेखन, चौथा है विज्ञापन और पांचवा जो है हमारा ईमेल और लघु कथा में ऑप्शनल है। तो उसमें से हमें कोई एक करना होता है। चलिए वन बाय वन मैं चल रही हूँ क्या क्या करना होता है। तो अनुच्छेद लेखन जो है वो हमारे बोर्ड्स में आते हैं। हमें 3 अनुच्छेद दिए जाते हैं जिसमें से हमें कोई एक करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप वहाँ बोर्ड में क्वेश्चन चूज करते हो तो आप उस टॉपिक को चूज करिएगा जो आपको आता है, जिसके बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन है और करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ऐसा मत करिएगा कि बोर्ड पेपर में ध्यान से पढ़ा नहीं और फर्स्ट जो भी टॉपिक दिया गया उसी को सबने लिख दिया, नहीं। तीनों टॉपिक को प्रॉपर रीड करिएगा, जो आपको आसान लगता है उसको आप अटेंड करिएगा। फिर आता है यहाँ पे अनुच्छेद कैसे लिखा जाए। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखो अनुच्छेद का अर्थ ही होता है एक पैराग्राफ में हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसके फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि हमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब अनुच्छेद में आपको हमेशा 3 डिस्क्रिप्टिव 3 संकेत बिंदु दिए जाते हैं। तो आप पहली बात तो जब स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद तो जिस भी के बारे में जो भी विषय है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय आप देंगे। परिचय देने के बाद जो आपके संकेत बिंदु दिए गए हैं उन तीनों संकेत बिंदुओं का वर्णन आपके अनुच्छेद में होना चाहिए। फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे। इस तरीके से आपका ये 5 मार्क्स का अनुच्छेद बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत अच्छी हिंदी लिखने के प्रयास में, लिखने वाली बात क्या है, पहली बात तो जब आप लोग बोर्ड में पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे क्लियरली मेंशन करेंगे सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अनुच्छेद लेखन, लेकिन ये सेट वाइज अलग अलग होता है। तो जो भी पहले है वो आप पहले लिखेंगे क्रम में। फिर अनुच्छेद में देखो क्या ध्यान रखना है, पहली बात आपका अनुच्छेद एक पैराग्राफ में खत्म होना चाहिए। दूसरा, आप लोग का जो उसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं हर एक संकेत बिंदु क्रम से आपके अनुच्छेद में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक पॉइंट को बहुत एलैबोरेट कर दिया और रेस्ट 2 छोड़ दिए, तो उसके नंबर आपको नहीं मिलते हैं। तो पहले सबसे आपको क्या है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है जिस टॉपिक को आप लिखने जा रहे हैं। फिर बिना पैराग्राफ चेंज किए आपको जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसको प्रॉपर एलैबोरेट करना है। फिर आपको कंक्लूड करना है। जब आप कंक्लूड करते हैं तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबा एग्जाम्पल आपने दे दिया तो उसके कारण आपका अनुच्छेद जो है बहुत लंबा हो गया और वर्ड लिमिट एक्सीड कर गई। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए टू द पॉइंट लिखेंगे, हर एक संकेत बिंदु को प्रॉपर एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया था जैसे कि आपको एक सैंपल, कि आपको इसी तरीके से नए पेज से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर सही लिखना है, जो अनुच्छेद आप अटेंड करने जा रहे हैं उसकी आपको हेडिंग देनी है और उसके बाद अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आ रही हूँ सूचना पे। सूचना जो है आपके बोर्ड्स में 4 अंक के लिए आता है। इसके लिए आप 10 मिनट से ज़्यादा बोर्ड्स में नहीं टाइम लगाएंगे। इसमें आपको ध्यान क्या-क्या रखना है कि आपका जो फॉर्मेट है वो पूरा सही होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब है कि बॉक्स आपका ज़रूर बना हुआ होना चाहिए, सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम पता होना चाहिए, सूचना लिखा जाना चाहिए, दिनांक आप सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इंग्लिश नंबर, हिंदी का महीना हिंदी में, फिर शीर्षक, फिर मुख्य विषय आप 4-5 लाइन्स में ही इलेबोरेट करेंगे, फिर सूचना जारी करने वाले का पद और उसका नाम, नाम उसका होगा फिर उसका पद होगा, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब विषय जो है उसका 2 अंक होता है,
प्रारूप पूरा सही है तो 1 अंक आपको अलॉट होता है, भाषा सही है तो 1 अंक उसका अलॉट होता है। ठीक है, तो देखो सूचना लिखते समय हमें ध्यान क्या चीजें रखनी है। सूचना लिखते समय पहली बात आप लोग औपचारिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये लाइन आप जरूर लिखेंगे कि जिसको भी सूचना जा रही है उसको सूचित किया जाता है। ठीक है, ये मत लिखिएगा कि ये सूचना आपके लिए है, ये सूचना ऐसी है। तो इससे क्या होता है, ये आपका जो सूचना है वो औपचारिक नहीं रह जाता है। तो ये लाइन जरूर लिखना है कि सूचित किया जाता है, और उसके बाद कम से कम शब्दों में आप सूचना को लिखेंगे। 4 अंक के लिए है, केवल 60 वर्ड्स में लिखना है, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा। फिर आता है विज्ञापन। विज्ञापन जो है उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जो भी विज्ञापन आया है, बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, कोई भी विज्ञापन आता है सेल पे डाल देते हैं। हर चीज सेल पर नहीं जाती है, पहली बात तो। फिर जिस भी वस्तु का विज्ञापन बनाना है उसका नाम आपके विज्ञापन में 2 से 3 बार आना चाहिए, चाहे आप उसके गुण बता रहे हैं, चाहे आप वो स्लोगन लिख रहे हैं, या आप उस वर्ड को 2-3 बार अपने विज्ञापन में जरूर लिखेंगे। सुंदर लिखना है। फिर जो विज्ञापित वस्तु है उसके गुणों के बारे में जरूर बताना है। स्लोगन लिखना जरूरी है अगर वो विज्ञापन में होना चाहिए तो। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नारा नहीं बन पा रहा है, स्लोगन नहीं बन पा रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। देखिए अंक निर्धारण क्या है, यहाँ पे विषय वस्तु के लिए 1 अंक होता है, प्रस्तुति आपने कैसे की है उसके लिए 1 अंक होता है, और भाषा के लिए 1 अंक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक सैंपल विज्ञापन लिया है कि आप लोग को किस तरीके से लिखना है। तो बॉक्स जरूर होना चाहिए, कलर आप लोग पेंसिल कलर्स यूज करेंगे। अब बच्चे यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बोर्ड्स में, मैं वो भी बता दूं। बच्चे पेंसिल से लिख देते हैं। आपको पेंसिल से कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, आपको पेन का यूज करके ही लिखना है। आप कलर पेंसिल लीजिए, सीधे ड्रॉ करिए उसका पिक्चर जो भी बनाना है, और नीले कलर के पेन से आप सारी बाकी चीजें लिखेंगे। इस चीज का ध्यान आप लोग रखेंगे। अब आता है ईमेल लेखन। ईमेल लेखन जो है हमारे बोर्ड्स में 5 नंबर है, 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो इसके लिए देखिए क्या ध्यान रखना है हमें। 2 बॉक्सेस होने चाहिए, जरूर बनाने हैं 2 बॉक्स। पहला बॉक्स जो होता है उसमें हमें फ्रॉम टू, प्रतिलिपि और गोपनीय प्रतिलिपि और विषय, इतना हमें लिखना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉक्स बहुत नीट एंड क्लीन हो, इनसाइड आप कोई गलती नहीं करें। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करें कि प्रतिलिपि की स्पेलिंग क्या होती है, गोपनीय प्रतिलिपि की स्पेलिंग क्या होती है, विषय की स्पेलिंग क्या होती है, ये सब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। विषय जो है आप सीधे क्वेश्चन पेपर से कॉपी कर लेंगे, लेकिन स्पेलिंग एरर नहीं करिएगा। फिर दूसरा जो बॉक्स होता है उसमें हमारा विषय वस्तु आती है, दिनांक और समय लिखना जरूरी है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, समय लिखते समय एएम पीएम लिख देते हैं। वो इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी के पेपर में अलाउड नहीं होता है। सो प्लीज राइट प्रातः और अपराह्न और दोपहर, एनी टाइम, बट हिंदी में लिखिए। फिर यहाँ पर संबोधन लिखते हैं। फिर हम अपने विषय को 3 पैराग्राफ्स में लिखना है, और इसके बाद हमें संलग्नक भी लगाना है। तो ये एक एग्जाम्पल आप देखिए कि भेजने वाले का पता, प्राप्तकर्ता का पता, प्रतिलिपि, गोपनीय प्रतिलिपि, और इसके बाद विषय। विषय के बाद हम डेट लिखेंगे, समय लिखेंगे, इसके बाद जिसको लिखा जा रहा है उसको जैसे लेटर लिखा जाता है उसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम संलग्नक जरूर डालते हैं। फिर है लघु कथा। लघु कथा जो है इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। लघु कथा जो है, कभी भी आप लोग अगर लघु कथा बोर्ड में चूज कर रहे हैं लिखने के लिए, तो ऑलवेज आपका जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है प्रारूप वहां पे बना लीजिए इसका कि आप क्या कहानी में लिखना चाहते हैं। पहली बात, आप 2 या 3 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेंगे। दूसरी चीज, बहुत सिंपल वर्ड्स में 3 to 4 पैराग्राफ्स में स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी लिखते समय आपका व्याकरण सही होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए। अगर आपको मुहावरे का सही प्रकार से प्रयोग करना आ रहा है तो मुहावरे का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी जो कहानी लेखन है वो बोर्ड्स में 3 तरीके से आता है। पहले तो आपको या तो शीर्षक पूछ लिया जाता है, केवल आपको शीर्षक दे दिया गया, उसके आधार पर आपको कहानी क्रिएट करनी है। दूसरा, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है और उस पर आपको कहानी क्रिएट करनी है। तो जब आप किसी मतलब
स्थिति में कहानी क्रिएट कर रहे हैं तो वहां आपको टाइटल भी देना होता है और आपको उस कहानी से मॉरल क्या मिल रहा है उसको भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है कि आपको कोई शिक्षा दे दी गई और उस पर आपको कहानी क्रिएट करनी है और कहानी का टाइटल भी देना है। तो 3 तरीके से बोर्ड्स में प्रश्न आते हैं, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो करना क्या है, आपको नए पेज से शुरू करना है। कहानी खत्म करने के बाद आपको मोरल शिक्षा उससे क्या मिल रही है वो जरूर अलग से लिखनी है। ठीक है। तो क्रिएटिव राइटिंग में आप लोग तैयारी करते समय बोर्ड की क्या ध्यान रखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। समय टाइमलाइन का जरूर ध्यान रखेंगे कि 1 hour 40 minutes में आपका क्रिएटिव राइटिंग खत्म हो पाए। सैंपल पेपर्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। ठीक है। ये सारी जो गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारे नंबर बोर्ड्स में जाते हैं। मैम सेक्शन 4 से कोई डाउट है बच्चों का तो मैं क्लियर कर दूं। प्रियंका, दे आर आस्किंग विज्ञापन में स्लोगन लिखना कंपलसरी है? मैंने उसका जवाब वहीं पर दिया था कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि किसी वस्तु को हमें बेचना है, कोई सेकंड हैंड चीज बेचनी है, तो वहां हमें स्लोगन लिखना जरूरी है। लेकिन अगर कोई मेला है, कोई सरकार की तरफ से कोई सूचना जारी हो रही है, उस पर विज्ञापन बनाना है, तो वहां स्लोगन लिखना जरूरी नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता एंड क्या कलर्स अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमेशा टाइम की कंस्ट्रेंट रहती है। है? हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि आप कलर से जो भी पिक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हो, जो भी शेप आप विज्ञापन में देना चाहते हो, सीधे आप कलर पेंसिल से दीजिए, क्योंकि कलर पेंसिल रब हो जाती है। स्केच कलर मत यूज करिएगा। कलर पेंसिल से सीधे आप जो आप बॉक्स बना रहे हैं, नहीं आउटर बॉक्स नहीं, इनसाइड जो भी शेप दे रहे हैं वो आप कलर पेंसिल यूज करके बना दीजिए। ऐसा कोई मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो आपका विज्ञापन आकर्षक लगता है। तो मेरी तरफ से तो मैं बोलती हूँ कि हाँ यूज करिए। तो टाइम बचे और बच्चा यूज भी कर पाए, इसके लिए आप क्या करो, शेप को ही डायरेक्ट कलर पेंसिल से ड्रॉ कर दो। सपोज दिए का विज्ञापन है तो दिया सीधे पेंसिल कलर से बना दो, क्योंकि कोई आपकी वहां ड्राइंग स्किल नहीं चेक कर रहा है, केवल विज्ञापन को आकर्षक। प्रियंका, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं? ब्लू पेन। ओके। अच्छा, उन्हें लेखन का स्क्रीनशॉट लेना है, बट आई थिंक ये पीपीटी शेयर होगी, राइट, सबसे? यस मैम। हाँ, so children, don't worry, this PPT and the recording will be shared, so you will be able to get all the details. अच्छा, उन्हें पूछना है कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए वर्ड लिमिट क्या है, टाइम लिमिट, सॉरी, टाइम लिमिट क्या है? 1 hour 10 minutes। And is it important to write CC and BCC for email? कि यस मैम। ओके सिर्फ या फ्रॉम एंड टू लिखेंगे तो? is the part of format, so you have to write, you अच्छा। should write। it's compulsory। अच्छा, इज इट कंपल्सरी टू कलर? आई थिंक ये आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। Is it compulsory to color in Vigyaapan Lekhan? If yes, how much marks does it carry? I think. नो, मार्क्स डजंट कैरी, बट आकर्षक विज्ञापन जो है, अगर वो आकर्षक है तो उसके 1 अंक मिलते हैं। तो अगर आपने बहुत साधारण से शब्दों का प्रयोग किया और कलर नहीं यूज कर रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं आप नंबर लॉस कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं परमिट कर रहा है, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। नहीं कर रहा है तो मत यूज करिएगा, ब्लू कलर से ही पेन से ही बनाइएगा, बट पेंसिल का यूज मत करिएगा। Priyanka, they are requesting अगर आप लेटर फॉर्मेट दोबारा एक्सप्लेन कर सको, बिकॉज दे से कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फॉर्मेट दिया गया है, तो करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है लेटर का, उनको एक बार ओके। दोबारा देख। हाँ ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। चिल्ड्रन देखिए डोंट पहली, लाइक दिस। हाँ हाँ, आई विल चिल्ड्रन डोंट एक्सप्लेन वरी, बेटा। बी हाँ शेयर। हाँ, देखो लेटर जो होता है, पहले आप लोग एक दिमाग में बिल्कुल पॉइंट बैठा लीजिए कि आप क्रिएटिव राइटिंग हमेशा बोर्ड में न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 32 पेज की आंसर शीट मिलती है, मोर देन इनफ होती है लिखने के लिए। तो क्रिएटिव राइटिंग आप हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है। फिर इसमें सबसे पहले हमें जो प्रेषक का नाम पता, दैट मीन्स जो लेटर लिख रहा है उसका नाम पता हमें लिखना होता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, अपने स्कूल का नाम, अपना नाम आपको लिखना बिल्कुल मना होता है। इसीलिए आपको जब भी सिखाया जाता है क ख ग के साथ सिखाया जाता है। सपोज बोर्ड के पेपर में वैसे तो जनरल नाम पता एवरीथिंग वो अपनी तरफ से देते हैं, आपको उसी को अपने आंसर में लिखना होता है।
लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप काखा लिखेंगे, डोंट राइट योर स्कूल नेम, योर ओन नेम। देखो इससे दो प्रॉब्लम आती है, एक तो आपके स्कूल का नेम रिवील हो जाता है, दूसरा अगर आप उसकी स्पेलिंग सही नहीं लिख पाए तो उसके नंबर कट जाते हैं। तो कखगा लिखना आसान है और वो हर बच्चा करेक्ट लिख लेता है। तो मैं सेफ साइड आप लोग को बता रही हूँ कि कखगा ही लिखिए, डोंट राइट स्कूल नेम, योर ओन नेम। अगर हिंदी में लिखोगे और गलत हो गया तो उसके नंबर कटेंगे। फिर इसके बाद आता है डेट आपका। डेट आपका अकॉर्डिंग टू सीबीएसई फॉर्मेट होना चाहिए कि आप जो है इंग्लिश नंबर में आप नंबर लिखोगे और महीना जो है वो हमेशा हिंदी में लिखोगे, हिंदी स्केल से। फिर आता है आपको, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको लिखते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि सेवा में लिखना अच्छा लगता है, भले ही उसका नंबर नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखते हो तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर है, तो आप लिखिए, उसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। फिर जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका आप नाम पता लिखेंगे। फिर आपका विषय एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि विषय जो है आप क्वेश्चन पेपर से सीधे कॉपी करते हो। अब ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, जब आप विषय लिख रहे हो तो उसका अंत हेतु या संदर्भ में शब्द से होना चाहिए। तो आपको अब यहाँ पे आपका प्रैक्टिस पॉइंट क्या है कि आपको विषय की स्पेलिंग सही लिखनी है और विषय लिखते समय अंत जो है संदर्भ में या हेतु से करना ही करना है। इसके बाद आता है आपका संबोधन, कि आप यहाँ पे महोदय लिखोगे। फिर फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी होगा कि आप कौन हो। लेकिन प्लीज आप लोग जब लेटर लिखते हैं, कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ, मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ, ये लाइन कभी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने विषय में, सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप शुरुआत करोगे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कि मैं कखगा हूँ या मैं रवि हूँ और इस नगर का रहने वाला हूँ, इस समस्या का मैं सामना करूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सेकेंड आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करोगे कि क्या है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अभी मैंने इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाली थी, ध्यान में रखना है कि जब आप क्रिएटिव राइटिंग लिखते हो, मीन्स अनुच्छेद लेखन, ईमेल, पत्र, कुछ भी या सूचना, हमेशा फैक्ट को ध्यान में रख के लिखिएगा। कोई भी चीज ऐसी मत लिखिएगा जो होती नहीं है और आप पूछ रहे हो और आप मांग रहे हो। तो फैक्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। फिर ठीक है, फिर थर्ड पैराग्राफ जो है आप कंक्लूड करोगे कि कृपया आप हमारी परेशानी को का अधिकारियों तक पहुंचाएं या उसमें उसको सॉल्व करने में सहायता करें, या कुछ भी जो भी रिक्वेस्टिंग मोड में लिखोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जब आप यहाँ पे खत्म कर रहे हो तो कृपया आप मेरी सहायता करें या सहयोग करें या पहुंचाने का, तो अच्छे औपचारिक शब्दों का प्रयोग करना है। लेटर स्टार्ट करते समय सविनय निवेदन जरूर लिखिए। इससे क्या होता है कि आपका जो औपचारिक शब्द होता है उसका प्रयोग बढ़ जाता है पत्र में, तो नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्जिन लाइन का ध्यान रखना है, अननेसेसरी कटिंग्स लेटर में या किसी भी क्रिएटिव राइटिंग में नहीं करनी है। आपकी आंसर शीट बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक, आई होप मैंने लेटर क्लियर कर दिया है। प्रियंका, और 2-3 क्वेश्चंस हैं। यस। सूचना लेखन का फॉर्मेट क्या है? आई थिंक ये तो आपने बता दिया है। हाँ, फॉर्मेट मैंने बता दिया है। या आपको अलग अलग बुक में अलग अलग सूचना का फॉर्मेट मिलता है। कहीं पर सूचना जो है वो स्टार्टिंग में लिखा रहता है, कहीं सूचना मध्य में लिखा रहता है। अभी सूचना जो है वो मध्य में लिखा जाता है, उसके नीचे शीर्षक आता है और उसके नीचे डेट आती है। इन अनुच्छेद लेखन, फॉर ईच हम्म, संकेत बिंदु, हम्म, maximum how many sentences should they write? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। Okay. If we don't understand the question in question and answer, can we write the summary of the chapter? If yes, then how many marks will we get? If you don't understand the, if you don't understand the question, suppose, and you want to write summary, then in summary definitely you will not get full marks. If some keywords are covered inside the summary, you will get half mark only, means 2 marks you will award only 1 mark. प्रियंका, क्या इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं अगर कुछ कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो? नहीं, ऐसा कोई भी विकल्प बोर्ड में नहीं दिया जाता है। हिंदी टीचर्स वहां पर होते नहीं है, और साउथ में हिंदी जरा लोग डाउट कम क्लियर कर पाते हैं और नहीं पूछ सकते हैं, और पूछना नहीं भी चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए।
आप कुछ टिप्स दे सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करने के लिए? पहली बात तो आप जो क्वेश्चन पेपर आपका आया है उससे आप जो स्पेलिंग्स उसमें कवर हो रही है उसको आप लोग वहीं से कॉपी करिए। स्पेशली क्रिएटिव राइटिंग में मैक्सिमम स्पेलिंग्स आपको आपके क्वेश्चन पेपर से मिल जाती है, तो वहां से आप कॉपी कर लीजिए तो सही रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप जब क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं तो कीवर्ड्स लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। हिंदी के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है, लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करना है। गलतियां ना हो, स्पेलिंग एरर्स ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी मैं एक चीज पे और आई थी। एनी अदर क्वेश्चन मैम? बस एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लेटर राइटिंग के लिए भी टिप्स दे सकते हो सो दैट दे कैन गेट फुल मार्क्स इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यू विल गेट फुल मार्क्स जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। सपोज, ठीक है, जो क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आप देख लीजिए कि आपका आप लेटर किसको लिखना है, आपको विषय क्या है, ये आपके प्रश्न पत्र में दिया रहता है। ठीक है, तो आप जब फॉर्मेट लिखते हो तो फॉर्मेट में आप विषय एकदम सही लिखोगे क्योंकि आपको उसको क्वेश्चन पेपर से कॉपी करना होता है। आप पत्र किसको लिख रहे हो उसका नाम पता आपके पत्र में दिया रहता है क्वेश्चन में, आप वहां से कॉपी कर लीजिए। रिसीवर एड्रेस, सॉरी, जो पत्र लिख रहा है अगर उसका लिखना है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा आप का ख गा लिख दो। और अगर क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, सपोज कि आप सुरेश है, इंदिरा नगर के रहने वाले हैं और आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप वहां से कॉपी कर लो सुरेश और इंदिरा नगर, तो वो आपका फॉर्मेट पूरा करेक्ट हो जाएगा। अब आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है आप उसी को एलैबोरेट करिए। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स उसी क्वेश्चन पेपर में जो दिए गए उसी को यूज करते हुए आप अपने आंसर को एलैबोरेट करिए। तो इससे क्या होगा, स्पेलिंग एरर्स कम होंगी। लेकिन ध्यान रखना, अननेसेसरी कटिंग्स मत करना, नीट एंड क्लीन लेटर लिखना। 100 वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश करिएगा। अगर बहुत एलैबोरेट नहीं करना आ रहा है तो भी मस्ट ईच पैराग्राफ, जैसे सपोज फर्स्ट पैराग्राफ 2 लाइन्स, सेकेंड पैराग्राफ 4 लाइन्स, थर्ड पैराग्राफ 2 लाइन्स, इतना तो लिखिएगा ही। ठीक है? प्रियंका और मैं नहीं है? और क्वेश्चंस नहीं है, ठीक नहीं। है। आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे बोर्ड्स में करते हैं हिंदी के पेपर में स्पेशली। फर्स्ट, दे आर नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिफोर स्टार्ट राइटिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग, बी केयरफुल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, डोंट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन इन बोर्ड पेपर। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल and do not student do the common mistake, they are not follow the word limit. The word limit if you are not follow, then you are not able to complete the paper. So each question word limit is given, please follow it. And simply some students are think like that, oh I don't know this question so I can leave. So don't leave any single question. If you leave any question in board exam, you will marks only is wrote like that NA, not attempted. So you are allotted only 0. So please better attempt every each and every question. ठीक है? Presentation is very much required for any board exam. Your answer sheet should be neat and clean. If your handwriting is not good, better use a scale after each and every question, underline it. Write proper question number, sub question number. This is the small things which will help to allot more marks. Okay, ma'am. Any other doubt? Any other question? नहीं, आई थिंक ये एक लास्ट है। कैन यू प्लीज टेल द टाइम लिमिट अगेन? Time limit again. Okay. It's my request to all the students. Please follow the time limit when you are doing sample paper practice. Keep a stopwatch in front of you. Start writing. Try to finish paper within 2 hours 50 minutes. So I'm explaining the time. Section 1, you can spend 30 minutes. Section 2, 30 minutes. Section 3, 40 minutes. Section 4, 1 hour, 10 minutes. And 10 minutes buffer you will keep if you are not able to complete any question in previous time, so you can complete. And 1 hour, 10 minutes for paragraph writing, you can spend 15 minutes. For email writing, 15 minutes. For letter writing, 15 minutes.
For notice writing, 10 minutes. For advertisement, 10 minutes. Okay, try to finish within this timeline. Tips to score full marks in literature section. Tips, just read the question carefully. Attend all the sections. Means a question divided in 3 parts, 2 parts or 1 part. According to that, please write the answer and answer में keywords का ध्यान रखना है. According to question, write the answer. You will get full marks. Don't write generalized answer. प्रियंका और कोई questions नहीं है. Okay. Thank you प्रियंका. बहुत 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 बढ़िया आपने explain किया. I'm sure children are also feeling confident क्योंकि आपने हर एक section इतना detail में explain किया है. I'm sure they've understood everything. Very informative, very engaging. Thank you so much प्रियंका. आपने बहुत ज़्यादा effort लिया है to put this presentation together. Also children, don't worry. This is not the end. You know, if you have any doubts, any further clarification that you require, please feel free to connect with your teachers. Everyone out here is happy to help and support you all. All right. I'm sure you all will crack the exams, do exceptionally well. All the best to all of you.